Today we are going to talk about a problem on electric flux. This problem will be very important from the point of view of JEE Main as well as JEE Advanced. Apart from electric flux, you will also learn some here important mathematics here. For example, how to calculate the area, surface area of a portion of a sphere. एक स्फीयर के सरफेस का एक पोर्शन का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में भी आप यहाँ पर इस प्रॉब्लम के थ्रू सीखेंगे. सो लेट्स डू इट, लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम. बट फर्स्ट एज यूजुअल वी रीड द स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रॉब्लम. देखिए स्टेटमेंट ये बता रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q एट टॉप ऑफ कोन. देखिए एक चार्ज Q है जो कि कोन के एक कोन देख रहे हैं आप ABC. ABC इज ए कोन. इस कोन के टॉप पे एक चार्ज Q को रखा गया है. इसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है थ्रू बेस ऑफ कोन. देखिए इस कोन के ABC के कोन के बेस जो है AB, इससे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है. ये प्रॉब्लम थोड़ा दूसरे टाइप से भी पूछा जा सकता है कि AB यहाँ पर जो है ना, इसका बेस एक डिस्क होगा. तो डिस्क से एक चार्ज के कारण फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है. तो उसका भी अप्रोच सेम होगा इसी टाइप से. तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं. देखिए व्हाट वी डू हियर इज, देखिए यहाँ पर इस वर्टेक्स को सेंटर मान के एक स्फीयर ड्रॉ कर लीजिए. देखिए यहाँ पर इस वर्टेक्स को, इस सी पॉइंट को जहाँ पर कि चार्ज है, उसको आप सेंटर मानते हुए एक स्फीयर ड्रॉ कीजिए. और स्फीयर का रेडियस जो होगा डेल विल बी द स्लैंट हाइट. इस AC को आप स्फीयर का रेडियस मान के एक स्फीयर ड्रॉ कर लीजिए जिसका कि सेंटर इस वर्टेक्स पे लाई करता है, जिसका मतलब है कि चार्ज इज लाइंग एट द वर्टेक्स एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर. अब आपको पता है कि किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, किस टाइप का होता है एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपको पता है. तो इसी टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप यहाँ पर इमेजिन कीजिए इस चार्ज के कारण. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इमेजिन करते हुए आप इमेजिन कीजिए कि इसके बेस से, इस कोन के बेस से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं. जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके बेस जो कि डिस्क के फॉर्म में है, यहाँ पर एक कोन का बेस डिस्क के फॉर्म में होता है, तो उस डिस्क से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस चार्ज के कारण पास कर रहे हैं, डेट विल बी द नेट फ्लक्स थ्रू दिस डिस्क. क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी सरफेस से किसी एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करते हैं, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो इस आपको क्या करना है, आपको इस डिस्क से पता करना है कि कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, वो आपको निकालना है. अब मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्या जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके बेस से पास कर रहे हैं, इस डिस्क से पास कर रहे हैं इस कोन के, क्या उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस स्फेरिकल पोर्शन से भी लाई कर रहे हैं. AB के बीच में जो ये स्फेरिकल पोर्शन है, इस कोन के बेस के नीचे जो स्फेरिकल पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, क्या इस स्फेरिकल पोर्शन से भी उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं जितने कि इस कोन के बेस से पास कर रहे हैं. लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी. मान लीजिए कि दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू बेस. तो देखिए ये इस स्फेरिकल पोर्शन से भी पास करेगा. सम इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स ड्रॉ सम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस आप देख रहे हैं कि डिस्क क्रॉस कर रहा है, वो इस डिस्क के नीचे के स्फेरिकल पोर्शन को भी क्रॉस करेगा.
तो यहाँ आपने देखा कि जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डिस्क से पास करेंगे उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डिस्क के नीचे के स्फेरिकल पोर्शन से भी पास करेंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस डिस्क के थ्रू फ्लक्स और इस डिस्क के नीचे के स्फेरिकल पोर्शन के थ्रू फ्लक्स क्या है, इक्वल है। तो हम इनडायरेक्टली अब इस प्रॉब्लम को आपको निकालना क्या था, डिस्क के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब हम इनडायरेक्टली निकालेंगे इस स्फेरिकल, इसके नीचे के, इस डिस्क के नीचे के, इस बेस के नीचे के स्फेरिकल पोर्शन से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है उसको निकालेंगे, क्योंकि एक स्फेरिकल पोर्शन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का बहुत ही आसान सा फॉर्मूला होता है। लेट्स सी दैट फॉर्मूला। क्या होता है वो फॉर्मूला? एक स्फेरिकल पोर्शन से फ्लक्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है, फ्लक्स थ्रू ए स्फेरिकल पोर्शन, किसी स्फेयर के पार्ट से जो है पोर्शन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला है SAB। जिस पोर्शन का से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है आपको, उस पोर्शन का एरिया, सरफेस एरिया आप निकाल लीजिए, दैट इज SAB। SAB इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस पोर्शन। AB के बीच में जो है इस बेस के नीचे के स्फेरिकल पोर्शन का एरिया SAB है, सरफेस एरिया SAB। तो जिस स्फेयर के जिस पोर्शन का एरिया से आपको फ्लक्स निकालना है, उस पोर्शन का सरफेस एरिया ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर दैट डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4πr² इंटू Q/ε0, where Q is the charge present at the center of the sphere। तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। देखिए इस फॉर्मूले को कैसे डिराइव कर सकते हैं, तो ये बहुत इजी है, आप समझ लीजिए। देखिए इसमें Q/ε0 क्या है? इस टोटल स्फीयर के कारण, टोटल स्फेरिकल एरिया के कारण, स्फेरिकल सेल के कारण, इस चार्ज के कारण, इस टोटल स्फेरिकल सेल के थ्रू इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। टोटल फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q है, Q/ε0। अगर आप 4πr² से डिवाइड कर देते हैं टोटल सरफेस एरिया से, तो आपको एक यूनिट एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। और अगर आप SAB से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब स्फेरिकल पोर्शन के एरिया से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको उस स्फेरिकल पोर्शन से जो फ्लक्स मिलेगा उसकी वैल्यू आपको मिल जाता है यहाँ पे। तो इस तरह से हम अप्रोच करेंगे। तो अब हमारा काम ये रह जाता है कि इस स्फेरिकल पोर्शन का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। इस कोन का एक्सेस बना लीजिए, इस कोन को, इस वर्टेक्स के एंगल को बीचों बीच यहाँ से कट कर दीजिए। थीटा, दिस इज थीटा विल बी द सेमी वर्टेक्स एंगल। ये वर्टेक्स है तो थीटा आप बोल सकते हैं सेमी वर्टेक्स एंगल बिटवीन द एक्सेस हियर, एक्सेस ऑफ कोन एंड द स्लैंट लाइन। जो स्लैंट लाइन है उसके बीच का और जो है यहाँ पर एक्सिस के बीच का एंगल है थीटा। थीटा को आप सेमी वर्टेक्स एंगल भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए टर्म। तो इस सिचुएशन में इस स्फेरिकल पोर्शन का एरिया दिया जाता है जिसका कि सेमी वर्टेक्स एंगल यहाँ पर थीटा है। तो फिर आप एरिया बहुत आसानी से बता सकते हैं। इस सरफेस का एरिया जो होगा SAB इक्वल्स टू 2πr² इंटू 1 - cos थीटा। देखिए आप चाहे तो इस फॉर्मूले को इंटीग्रेशन के थ्रू डिराइव भी कर सकते हैं, बट वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट बिकॉज हमें रिजल्ट यूज़ करना होता है। कैसे आया है हमें उसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो इसको आप याद रखिए। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसको याद करना काफ़ी आसान है। इस फॉर्मूले को कैसे याद रखेंगे, तो देखिए आप थीटा की कुछ वैल्यूज़ इसमें पुट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल
पुट थीटा इक्वल्स टू 0। थीटा की वैल्यू आप 0 कर देंगे तो इस स्फेरिकल पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 0 करेंगे तो लेट्स सी वेदर दिस फॉर्मूला गिव्स द सेम रिजल्ट और नॉट। तो थीटा की वैल्यू इसमें 0 रख दीजिए। थीटा 0 रखेंगे तो फिर एस ए बी इक्वल्स टू 2πr² इंटू 1 माइनस कॉस 0। देखिए कॉस 0 इक्वल्स टू होता है 1 और 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारा रिजल्ट जो है इट इज़ सही है। कुछ और एंगल्स लेके देखते हैं, चेक करते हैं। थीटा की वैल्यू लेट्स सी थीटा इक्वल्स टू π/2। देखिए थीटा अगर π/2 रखेंगे तो आपको एक हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया मिलना चाहिए। थीटा की वैल्यू अगर π/2 रखेंगे तो लेट्स सी वेदर वी गेट द सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर और नॉट। तो थीटा की वैल्यू π/2 रखेंगे तो एस ए बी विल शुड बिकम हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर का एरिया निकालते हैं 2πr² इंटू 1 माइनस कॉस π/2। देखिए कॉस π/2 का वैल्यू होता है 0। तो यहाँ से आपको एस ए बी इक्वल्स टू मिल जाएगा 2πr²। तो इस तरह से आप जहाँ पर कि r इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, स्फेरिकल पोर्शन। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा रिजल्ट कंसिस्टेंट है। हमने हेमीस्फीयर का एरिया एक्सपेक्ट किया था एंड हमको मालूम है कि हेमीस्फीयर का एरिया क्या होता है 2πr² सरफेस एरिया। अब हम थीटा की वैल्यू पाई रख देते हैं 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू अगर पाई रखेंगे तो फिर हमें वी एक्सपेक्ट टू गेट द सरफेस एरिया ऑफ ए होल स्फीयर। होल स्फीयर का जो है एरिया, सरफेस एरिया कितना होता है उसको अब हम निकालते हैं। थीटा की वैल्यू पाई रख दीजिए 180 डिग्री। दिस गिव्स यू एस ए बी इक्वल्स टू 2πr² इंटू 1 माइनस कॉस पाई। कॉस 180 डिग्री इक्वल्स टू -1 होता है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4πr²। तब आपने देख लिया कि ये फॉर्मूला जो है वो सही है। तो फिर अब आप इस फॉर्मूले को यहाँ पर पुट कर दीजिए तो आपको नेट फ्लक्स थ्रू दिस बेस या फिर डिस्क आपको मिल जाएगा। तो एस ए बी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो फाई की जो वैल्यू मिलेगा फ्लक्स, नेट फ्लक्स, डेट विल बी 2πr² इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 4πr² इंटू Q/ε0। इसमें बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिलेगा यहाँ पर नेट फ्लक्स इक्वल्स टू Q/2ε0 इंटू 1 माइनस cos theta. This is the required flux, net flux passing through the base of the cone through the disc at the base of the cone. इस तरह से आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को आप अप्रोच करेंगे।